यस हेलो एवरीवन। आ रहा है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आपके इकोनॉमिक्स से। तो टोटल 4 मॉड्यूल आपने देखा होगा आई बिलीव। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा एक टफ़ मॉड्यूल से जो कि बड़ा भी है और इजी भी है, इतना भी टफ़ नहीं है। तो हम हार्ड टू थोड़ा सिंपल जाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 और फिर मॉड्यूल नंबर 3 सेकेंड एंड फर्स्ट, ऐसा हम करेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 197 जो मैं बुक रेफ़र कर रहा हूँ, मनन प्रकाशन का रेफ़र कर रहा हूँ। तो पेज नंबर 197 मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको ब्रीफ में चीज़ें बता दूंगा, आपको रीड करना पड़ेगा बिकॉज मॉड्यूल काफ़ी बड़ा है, एक लेक्चर में नहीं होगा ये। ठीक है, तो बैंकिंग की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग के अंदर। तो ट्राई करेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको शॉर्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं बैंकिंग से। बैंकिंग का स्ट्रक्चर क्या है? तो नॉर्मल बैंकिंग जो होता है 3 टाइप का होता है इंडिया में, पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट। जैसे पब्लिक मतलब गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट है, और एक फॉरेन बैंक होता है, 3। ठीक है, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि गवर्नमेंट बैंक है वो किस में डिवाइड किया गया है? तो स्टेट बैंक ग्रुप है, नेशनलाइज बैंक है, रीजनल बैंक है, और प्राइवेट में लोकल एरिया बैंक है, पेमेंट बैंक है। हालांकि ऐसा नहीं है, थोड़ा आपको डिटेल बताता हूँ, थोड़ा सा चीज़ें अनकम्प्लीट है। देखो जो पब्लिक बैंक है ना, पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों बैंक है, बट पब्लिक जो बैंक है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का है। और जो प्राइवेट बैंक है उसमें इन्वेस्टमेंट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का है। लेट्स से कि हम लोग 7 लोग मिलकर भी बैंक बना सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक बैंक में मेजॉरिटी जो स्टेक होता है, लेट्स से 50% के ऊपर जो स्टेक है वो पब्लिक का है, गवर्नमेंट का है। अगर कोई इंसान अगर पब्लिक सेक्टर से लोन लेता है, लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है और पैसे नहीं चुकाता, तो जो लॉस होगा ना ज़्यादा करके गवर्नमेंट का होगा, बिकॉज गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में ज़्यादा है। तो वैसे ही प्राइवेट बैंक भी हमारे पास। और प्राइवेट बैंक में क्या होगा कि जो बैंक है इसमें किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का स्टेक ज़्यादा होगा। लेट्स से 70% किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का है और 30% आम जनता का है। और फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं? फॉरेन बैंक्स वो बैंक है जो इंडिया के नहीं है, जिसका मेजॉरिटी जो बाहर की बैंक है, एग्जाम्पल के लिए मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका, डॉश बैंक, स्टैंडर्ड चार्टेड, सिटी बैंक, HSBC बैंक, ऐसा फॉरेन बैंक है। ठीक है, देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं कि जो बैंकिंग क्या है। तो जो बैंक है इंडिया के अंदर उसको रेगुलेट कौन करता है? तो रेगुलेट RBI करता है। ठीक है, और जो बैंकिंग सिस्टम है इसको चलाने के लिए एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ना? हाँ 1949। ठीक है, अच्छा बैंक का मेन काम क्या होता है समझना। जो बैंक है ये पूरी इकोनॉमी को चलाती है। जिस देश का बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं है वो देश स्ट्रांग नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बैंक करता क्या है? तो बैंक का नॉर्मल 2 ही काम है, आपसे पैसे लेना और आपको ही पैसे देना। कैसे? बैंक हमसे पैसे कैसे लेते हैं? तो हमारा बैंक में अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। ठीक है, हम FD कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं, RD कराते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं बैंक को पैसा देते हैं। ठीक है, वो बैंक के लिए क्या डिपॉजिट है? क्या है बैंक के लिए? डिपॉजिट। जब कहीं ना कहीं बैंक के लिए कर्जा भी होता है, बिकॉज बैंक हमारा पैसा मैनेज कर रहा है, हमको उसको लौटाना भी है। ठीक है, तो हमारा ही पैसा लेके बैंक हम लोगों में से लोन दे देता है किसी को जिसको भी लोन चाहिए। तो बैंक का मेन काम क्या है? तो आपसे पैसे को लेना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट होता है, और लैंडिंग एंड बोरोविंग होता है। ये बैंक का मेन काम है। ठीक है, तो मतलब सर अपन जो पैसा रखते हैं तो गिव एंड टेक होता है ना, मतलब हम लोग उनको पैसे दे, वही पैसा आप लोग को रिटर्न करते हैं इन शॉर्ट्स ऑफ लोन्स एंड एवरीथिंग, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट देखेंगे क्या, नंबर ऑफ बैंक्स। तो इंडिया के अंदर मैंने बोला कि जैसे कि यहाँ पर दिया है 148 बैंक्स और टोटल, जिसमें SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसा टोटल कितना 148 बैंक्स हैं। ब्रांच एक्सपांसन ये बैंक का दूसरा काम है। बैंक हमेशा ट्राई करेगा कि उसके नंबर ऑफ ब्रांच बढ़े। ऐसा बोला जाता है कि पहले 1970s में और 1980s में 10,000 लोगों के पीछे एक बैंक था, आज नंबर काफ़ी कम हो गया, 3,000 5,000 होगा। ठीक है,
तो ब्रांच को हमेशा बढ़ाना होता है ताकि उनका बिजनेस बढ़े। बिकॉज हम जैसे जो आज के टाइम पे डिजिटल काफ़ी IT काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, तो लोग ब्रांच नहीं जाते, लोग इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से बिजनेस कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं। लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको कैश डिपॉजिट करना होता है, कैश में ट्रांजेक्शन्स करना होता है, तो उसके लिए ब्रांच चाहिए होगा। आज भी अगर गांव साइड जाओगे तो वहाँ पे बैंक चाहिए जहाँ पर वो विजिट करके पैसे जमा कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। सबको ATM मशीन यूज़ करने नहीं आता, सबको इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांजेक्शन करने नहीं आता। और IT को लोग जो डिजिटल बैंकिंग है इसको अवॉइड क्यों करते हैं? बिकॉज बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, इसलिए। तो ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ट्रेंड है। तीसरा क्या है? डिपॉजिट मोबिलाइजेशंस। मोबिलाइज करना मतलब चैनलाइज करना, बढ़ाना। जो आपने पैसा दिया है उसी पैसे को जो बैंक है मोबिलाइज करती है, अलग अलग चैनल में लोन के तौर पे दे देती है। आगे पॉइंट क्या है? बैंक लैंडिंग। देखो जो बैंक को जो लैंडिंग करना होता है, लोन देना होता है, बैंक पूरा पैसा किसी एक सेक्टर को नहीं दे सकती है। लेट से बैंक के पास पैसा आया, देश में डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सेक्टर है। लेट से एजुकेशन सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, लेट से कि डिफेंस है, ठीक है। तो कौन से सेक्टर में कितना लोन देना है ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। एग्रीकल्चर को जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो पहले कैसा था ना कि मेजॉरिटी सेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, इस पे जाता था। लेकिन ऐसा नहीं, आज के टाइम पे डिफेंस पे भी इक्वल अमाउंट देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा। तो बैंक का जो लैंडिंग है एक प्रपोर्शनेट लैंडिंग होना चाहिए, इक्वल लैंडिंग होना चाहिए। रेट क्या हो वो डिसाइड किया गया है शेड्यूल के अंदर, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। एडवांस टू प्रायोरिटी सेक्टर, देख यहाँ पे पॉइंट बोल दिया है, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर है, जिसके बिना देश नहीं चल सकता। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर, तो ये सब प्रायोरिटी सेक्टर्स में आती हैं। जो देश का एक बैकबोन है, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर। RRB बैंक, रीजनल रूरल बैंक। RRB बैंक क्या होता है? कुछ ऐसे बैंक जो बड़े लेवल पे काम नहीं करते, रीजनल रूरल बैंक, जिसके ब्रांचेस गांव में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस बैंक देखा रहेगा आपने, रीजनल रूरल बैंक, ये लोग बड़े बैंक नहीं होते, इनका काम है छोटे छोटे कस्टमर को टैप करना। गांव साइड में जो छोटे छोटे नगर हैं उनको कस्टमर को बनाना, ठीक है। मुंबई साइड बहुत बड़ा एक सबर्बन सिटी है, बट आप थोड़ा पीछे चले जाओगे नासिक साइड, वो बहुत बड़ा सिटी नहीं है, वो क्या है? रीजनल रूरल बैंक है। वहाँ पे तुमको RRB बैंक देखने को मिलेगा। RRB रीजनल रूरल बैंक। एक होता है लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक ऐसे बैंक है जो एक लोकली खाली काम करेंगे, इनके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जैसे कि एक सरास्वत बैंक की बात करते हैं, तो सरास्वत बैंक के ब्रांचेस तुमको यूपी में नहीं देखने को मिलेंगे। अंडरस्टैंड? कोऑपरेटिव बैंक जैसे हो गए, इसके ब्रांचेस खाली एक लोकल में ही है, एक छोटे से एरिया के अंदर है, उनके बहुत सारे ब्रांचेस नहीं है। देखो बैंक के अंदर कैसा होता है ना, बताता हूँ तुमको मैं। एक होता है स्टेट लेवल का बैंक होता है, एक नेशनलाइज बैंक होता है, नेशनल लेवल का, जो तुमको सारी जगह पे मिलेगा। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या नेशनलाइज बैंक है, वो बैंक गवर्नमेंट की भी है और वो सारे तुमको हर एक स्टेट में देखने को मिलेंगे। अंडरस्टैंड? बट कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि रीजनल रूरल बैंक है, उनके ब्रांचेस तुमको लोकल बैंक से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और उससे कम क्या है? लोकल एरिया बैंक है, ठीक है। आता है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के कोई ब्रांचेस नहीं होते, एग्जाम्पल एयरटेल पेमेंट बैंक, खाली फ़ोन पे चलता है। पेटीएम बैंक, ये सब पेमेंट बैंक है। अच्छा, ये सब बैंक बहुत बड़े नहीं होते, ये तुमको बहुत बड़ा लोन नहीं देंगे, छोटा मोटा लोन देंगे। ये लोग क्रेडिट कार्ड भी नहीं देते, ये लोग बैंकिंग सर्विस बहुत छोटा होता है इनका। लेट से कि अगर आपको विदेश में पैसे भेजने हैं, ये सब नहीं करते, ये पेमेंट बैंक कभी नहीं करेगा, इवन लोकल बैंक भी नहीं करेगा। ये सब बैंक कौन करेगा? नेशनलाइज बैंक करेगा, प्राइवेट बैंक करेगा, फॉरेन बैंक करेगा। बात करते हैं ओवरसीज ऑपरेशन ऑफ इंडियन बैंक। तो इसके अंदर कैसा है ना, कुछ बैंक ऐसे हैं जो खाली फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, फॉरेक्स में डील करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन है? JP मॉर्गन। ये बैंक ऐसा है, अगर तुमको फॉरेन की कंट्री में अकाउंट ओपन करना है तो इस बैंक के पास जाने का, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये मोस्टली NRI अकाउंट ओपन करते हैं ना? नहीं, NRI बैंकिंग SBI भी ओपन करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ओवरसीज बैंक ऐसे होते हैं कि यहाँ पर होगा बट ऑपरेशन आउट ऑफ कंट्री होगा, ठीक है। बात करते हैं बैंक का जो मेन काम है 10वां, फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या बोला? फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबको बैंक के साथ जोड़ो। जैसे कि गवर्नमेंट जब BJP की आई थी, उनका मेन मोटो क्या था कि सबके पास एक खाता होना चाहिए, सबको एक इंश्योरेंस मिलना चाहिए। मतलब मेन मोटो ये है कि सबको बैंकिंग के साथ जोड़ना है, इसलिए ज़ीरो बैलेंस खाता जनधन योजना जो खाता था वो लाया गया, ताकि हर एक के पास एक अकाउंट हो, लोग पैसे अकाउंट में जमा करें, बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट आए, और जितना ज़्यादा डिपॉजिट बैंक के पास आएगा उतना ही मार्केट में लोन मिलेगा, ठीक है। तो सबको बैंक के साथ जोड़ना बैंक का मेन काम है।
और ये सर ये जो बोल रहे हो आप गवर्नमेंट का, ये मोस्टली मैंने देखा गवर्नमेंट बैंक्स में ही ओपन होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। नहीं, आप जीरो बैलेंस कहीं पे भी ओपन कर सकते हो। बैंक में एक वर्ड होता है BSBD है, बेसिक बैंकिंग सेविंग अकाउंट। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, आप जाके किसी भी प्राइवेट बैंक में जाओगे, इवन फॉरेन बैंक में चले जाओ, HSBC में चले जाओ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में चले जाओ, उसको बोलो मेरे को BSBD अकाउंट ओपन करना है, जीरो बैलेंस अकाउंट, आपको मना नहीं कर सकता। हालांकि मना करते हैं वो लोग, बट अगर आपको राइट्स पता है कि मैं यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकता हूँ जीरो बैलेंस, क्यों? बिकॉज ये बोला गया है कि सबके पास एक अकाउंट होना चाहिए। सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन का राइट है, सबके पास एक बैंकिंग का राइट है। जब UPI लाया गया था, क्यों लाया गया था? बहुत स्मूथ है पेमेंट, अंडरस्टैंड। पहले पेमेंट करने के लिए अकाउंट नंबर ऐड करो, IFSC कोड ऐड करो, पे ऐड करने के बाद जब उनको आप ऐड कर लेते हो, पैसे आप भेज पाओगे आधे घंटे के बाद। आज के टाइम पैसा नहीं है, पे ऐड करो, तुरंत पैसे भेज सकते हो आप, अंडरस्टैंड। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बैंकिंग है वो अच्छा बढ़ रहा है, और जितना ही ज़्यादा बैंकिंग अच्छा होगा उतना ही इकोनॉमी डेवलप करेगी, ग्रो होगी। ठीक है, बाकी का पढ़ लेना थोड़ा सा, देखते हैं। और इम्पोर्टेंट ही बताया मैंने। तो बैंकिंग सेक्टर इम्पोर्टेंट। अच्छा, बैंकिंग के अंदर में इश्यूज़ क्या है? आज बैंकिंग के अंदर में क्या इश्यूज़ है? तो सबसे पहली बात करते हैं असेट क्वालिटी, बैड लोन, स्ट्रेस लोन। तो क्या होता है, जो असेट क्वालिटी, बैंकिंग के अंदर एक असेट होता है, कुछ असेट अच्छे असेट्स होते हैं जहाँ से बैंक को पैसा मिल रहा है, जहाँ से बैंक को पैसा नहीं मिल रहा, समझेंगे। तो असेट जो है, क्वालिटी जो असेट है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है स्ट्रेस लोन, दूसरा है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हाँ। अच्छा, बैड लोन क्या होता है? बैड लोन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर अगर बैंक ने कोई लोन दिया है, बैंक का मैंने बोला 2 काम है, पैसे लेना और पैसे देना। ठीक है, आपसे क्या करना है, डिपॉजिट को लेना है और आपको ही, मतलब जैसे कि आपको नहीं, मतलब किसी और को पैसे देना है। लेट से मैंने बैंक में 2 लाख रुपए की FD करा रखी है, तो 2 लाख क्या बैंक अपने पास रखता है? नहीं, कुछ पैसा बैंक 2 लाख में से लोन दे देता है और उस पर बैंक पैसे कमाता है। बैंक कैसे पैसे कमाएगा? लेट से कि 2 लाख की जो आपने FD करा रखा है, बैंक आपको 5% ब्याज दे रहा है, बट जब उसी 2 लाख को बैंक जब लोन में दे रहा है, बैंक 10% कमा रहा है, तो 5% जो है बीच का डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट है। ठीक है, तो बैंक को पैसे लेने और पैसे देने में से प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन कुछ जो बैंक ने पैसा दिया है ना, वो पैसा मिलता ही नहीं है। तो समझेंगे, पहला है हमारा क्या, बैड लोन, जहाँ पर जो पैसे दिए थे उसके इंटरेस्ट नहीं मिला। इंटरेस्ट मतलब जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है वो नहीं मिला। कितने टाइम के लिए? 3 महीनों के लिए। दूसरा क्या है, स्ट्रेस लोन। स्ट्रेस लोन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई भी लोन जो दिया है मार्केट में, भले वो इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल अमाउंट हो, बट 1 महीने के लिए अगर वो नहीं मिलता है, वो स्ट्रेस हो जाता है बैंक को, स्ट्रेस लोन। स्ट्रेस लोन के बाद 3 महीने के बाद बनता है बैड लोन। और प्रिंसिपल के साथ अगर इंटरेस्ट दोनों नहीं मिलता 3 महीने तक, तो बन जाता है NPA। क्या बन जाता है वो? NPA। खाली अगर इंटरेस्ट नहीं मिला तो बैड लोन। ठीक है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही नहीं मिला, कितने टाइम के लिए? 90 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, बन जाएगा NPA। और स्ट्रेस लोन मतलब 1 महीने के लिए। अच्छा, NPA क्या होता है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखो, NPA जो है ना, बैंक के लिए सबसे बड़ा हेडेक है। बैंक ने जो भरोसा करके आपको पैसे दिए, ठीक है, बैंक 2 टाइप के लोन देता है, एक है सिक्योर्ड, दूसरा है अनसिक्योर्ड। देखो, सिक्योर्ड लोन क्या होता है? जहाँ पर बैंक के पास कुछ चीज़ें एज ए गारंटी आपकी पड़ी हुई है। लेट्स से कि मैंने घर लिया है, होम लोन लिया है, तो जो घर है ना, घर का मालिक मैं तब तक नहीं बनूंगा जब तक कि घर का पूरा लोन रीपे हो जाए। होम लोन कितने साल के लिए होता है? 15 साल, 20 साल, 30 साल, मैक्सिमम 30 साल के लिए होता है। ठीक है, लेकिन आप 30 साल तक EMI भरते हो और आप घर के मालिक तब तक नहीं बनते जब तक 30 साल तक आप उसको पैसे ना दे दो। लेकिन इतना बड़ा टाइम है, 30 साल में कुछ भी हो सकता है। मैं बीमार पड़ सकता हूँ, मेरी जॉब जा सकती है। ठीक है, तो कितने ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से लोग पैसे नहीं भर पाते। तो मान के चलो कि मैंने 1 करोड़ का होम लोन लिया है, और जो 1 करोड़ का जो होम लोन लिया है, खाली 50 लाख भरा हूँ मैं, 50 लाख नहीं भर पाया। लेकिन बैंक को पता है यार घर की कीमत कितनी, 1 करोड़ है, 50 लाख मेरे को आ गए, मेरे को अभी 50 लाख रिकवर करना है, बैंक मेरा घर बेच कर रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पर NPA होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये क्या है, सिक्योर्ड लोन है। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब 210। अनसिक्योर्ड लोन से लोन है जो पर्सन हो गया, जो देते हैं अपन लोगों को। हाँ, तो अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है कि बैंक के पास कोई गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। एग्जाम्पल पर्सनल लोन की बात करते हैं हम।
जहाँ पर बैंक आपका कैरेक्टर देखता है कि आपने पिछला जो लोन लिया था आपने टाइम पे रीपे किया है, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आपका बैंकिंग हिस्ट्री अच्छा है, आप पैसे अच्छे कमाते हो, तो उस आधार पे, खाली ट्रस्ट के आधार पे, भरोसे के आधार पे बैंक आपको लोन दे देता है, अनसिक्योर्ड लोन। लेकिन जब आपको पता है कि आपका कुछ गिरवी है ही नहीं, तो आप बैंक को चीट कर सकते हो। और मेजॉरिटी लोन जो एनपीए होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो कौन सा होता है? अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, एनपीए होगा, बैंक का उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज ज़्यादा जो मेजॉरिटी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है, वो मार्केट में लिस्टेड है, शेयर मार्केट में उनका नाम है। और किसी भी बैंकिंग का जितना ज़्यादा एनपीए बढ़ेगा ना, उतना इसका शेयर्स गिरेगा। तो बैंक नहीं चाहते कि मार्केट में इसका शेयर्स गिरे। ठीक है, शेयर्स गिरेगा तो प्रॉफिट कम होगा, लोग अकाउंट कम खोलेंगे। एग्जाम्पल, आपने किसी बैंक में पैसे रखे हैं, मालूम पड़ा कि जो आपने पैसे बैंक को डिपॉजिट में एफडी करा रखी थी, वो पैसे बैंक ने किसी को दे दिए लोन के तौर पे, और वो इंसान भाग गया, और तो बैंक डूब जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक, ऑफ कोर्स पंजाब महाराष्ट्र, इवन पीएनबी में, पीएनबी का जो शेयर एक टाइम पे 1200 था, आज कितने पे? 60 रुपये पे। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक में फ्रॉड हुआ है। तो जितने भी बहुत सारे बैंक है जो अपना लोन देती है बट लोन रिकवर नहीं कर पाती, वो एनपीए बन जाता है और फाइनली बैंक का नाम खराब होता है। ठीक है, तो बैंक चाहती है कि उसका एनपीए कम से कम हो, एंड इससे बचने के लिए बैंक क्या करती है? कैपिटल एडिक्वेसी, क्या बोलते हैं जिसको कार बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब ये है, अगर बैंक अगर लाख रुपए लोन देती है, अगर मान के चलो लाख रुपए डूब गया, तो बैंक क्या करेगी? क्या बैंक एनपीए तो डिक्लेयर करेगी, लेकिन अगर मान के चलो लाख रुपए दिया था और अभी कोई डिपॉजिटर जिसने पैसे मेरे को दिए हैं बैंक को, वो अचानक से आ जाता है अपने लाख रुपए मांगने के लिए, तो बैंक क्या करेगी? उसको मना कर देगी, तुम्हारा लाख रुपए दे दिया, डूब गया। बैंक का नाम खराब होगा। लोग, बैंकिंग मतलब ट्रस्ट और कुछ नहीं है। बैंकिंग पूरा भरोसे का धंधा है। जहाँ पे बैंक से लोगों का भरोसा उठा, बैंक गिर जाती सीधे सीधा। एग्जाम्पल, 2008 में अमेरिका में क्राइसिस आया था, लेमन ब्रदर्स करके। ठीक है, क्या हुआ था? बैंक आग बंद करके होम लोन बांट रही थी। जिसके पास कैपेसिटी नहीं है वो भी घर खरीद रहा है, बिकॉज बैंक पैसा बांट रही है। होम लोन का क्राइसिस आ गया, लोग ईएमआई नहीं भर पा रहे थे। जब लोगों को मालूम पड़ा कि बैंक ने तो लोन बांट के रखा है, लोग डर गए, लोग बैंक के पास गए पैसा मांगने के लिए। बैंक के पास पैसा ही नहीं है, बैंक कहाँ से देगा? और बैंक वहाँ से गिर गई। ठीक है, उस केस, ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए बैंक करता है कार, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसमें बैंक कुछ पैसा क्या करता है? एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है। अगर लाख रुपए डूब गया तो मेरे पास ये पैसा है, ये पैसा मैं डिपॉजिटर को दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है? पेड अप कैपिटल के हिसाब से गवर्नमेंट को अपने जमा करके रखना, पेड अप कैपिटल बोलते हैं। वो अलग चीज़, वो सीआरआर एसएलआर है, वो नहीं, वो अलग चीज़ है। तो कार का मतलब क्या होता है? कार मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, ये जो कैपिटल एडिक्वेसी किसको करना पड़ता है? बैंकिंग को भी करना पड़ता है और इंश्योरेंस को भी करना पड़ता है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि लेट्स से कि किसी ने इंश्योरेंस करवा रखा है और अगर उसको कुछ हो जाता है तो बैंक को एक मोटा सा अमाउंट देना है। एग्जाम्पल, कोविड में क्या हुआ? अधिकतर जो इंश्योरेंस कंपनी, उनको लॉस हुआ है। क्यों? बिकॉज सब बीमार पड़ गए एक ही साथ, सब लोग एक ही साथ क्लेम मांगने आ गए। और अगर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना है, ठीक है, लेकिन ऐसा इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि सब लोग एक ही बार आएंगे, बट सिचुएशन कुछ ऐसा था, इसलिए हमेशा उनको कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना पड़ता है, 200%, 300%। एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपये का इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस कंपनी का 200 रुपया बैंक अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो चेक करना पड़ेगा कि इनका कार कितना है, कैपिटल एडिक्वेसी कितना है। ठीक है, बात करते हैं बैंक फ्रॉड। ये बहुत कॉमन चीज़ है। बैंक फ्रॉड कैसे होते हैं? नॉर्मल प्राइवेट बैंक में तो बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे, बट गवर्नमेंट बैंक में अधिकतर होते हैं। कैसे? जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स होते हैं, ठीक है, उनका काफ़ी होल्ड होता है। लेट्स से कि मान के चलते हैं, अभी अडानी जी को पैसा चाहिए। अडानी जी काफ़ी बड़ा होल्ड है गवर्नमेंट के साथ। अडानी मोदी को फ़ोन करेंगे कि भाई लोन दिलवा दो। अभी मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर, उनको कौन मना करेगा? ठीक है, वो एसबीआई को बोलेंगे भाई लोन दे दे इसको। तो जो बैंक फ्रॉड कॉमन क्यों है? बिकॉज एक पॉलिटिक्स, यहाँ भी काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल टच होता है। ठीक है, लेकिन इसको ना, मतलब ये नहीं होना चाहिए। आरबीआई ने भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं इसके ऊपर। और जो प्राइवेट बैंक है उनके साथ फ्रॉड क्यों नहीं होता? बिकॉज ये पॉलिटिक्स को नहीं मानते ज़्यादा करके। ये लोग बोलेंगे लोन चाहिए बड़ा अमाउंट, सिक्योरिटी दो, कोलैटरल दो हमको, और जहाँ पर कोलैटरल होता है वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, बैंक के प्रॉफिट काफ़ी कम हो रहे हैं। क्यों प्रॉफिट क्यों कम हो रहे हैं बताओ? बिकॉज नंबर ऑफ बैंक बढ़ गए हैं। पहले टाइम पे काफ़ी कम बैंक थे, अभी बैंक बढ़ गए। 2005 में कोटक आ गया, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आ गया 2017 में, ठीक है।
से कितने सारे नए नए बैंक आ रहे हैं। अभी आप देखोगे एक्सिस बैंक आया 1993 में, एक्सिस बैंक आ गया, HDFC बैंक 1995 में आ गया। तो 1900 के 19 सेंचुरी के बाद मतलब जो 1990 के बाद का जो टाइम था, उसके बाद काफ़ी बड़ा एक डेवलपमेंट, एक इवॉल्वमेंट हुआ है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जिस कारण से भी प्रॉफिट कम हुआ है। पॉलिटिकल प्रेशर, ऑफकोर्स मैंने बोला पॉलिटिकल प्रेशर्स के अंदर क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपना टच दिखा के जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे लोन ले लेते हैं, बाद में लोन रीपे नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने PNB का, नीरव मोदी का केस देखा, विजय माल्या का देखा। तो ये लोग पैसा, हाँ ऑफकोर्स अनिल अंबानी का, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल प्रेशर के कारण होती है, ठीक है। उसके बाद साइबर थ्रेट क्या है, सबको फ़ोन आते होंगे आजकल कि फ़ोन ये आते हैं कि आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आपका अकाउंट बंद होने वाला है, ठीक है, आप हमें OTP शेयर कर दो, आपका काम हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। तो ऐसे फ्रॉड होते हैं, ठीक है। तो ये साइबर थ्रेट बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे। साइबर थ्रेट इसलिए हो रहे हैं बिकॉज पहले लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते थे, आज यूज़ कर रहे हैं। कोई बैंक नहीं जा रहा, तो लोगों को घर बैठे सर्विस चाहिए, तो हम लोग को लगाना है फ़ोन, कॉल सेंटर में लगा देते किसी और को, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है कि आप इंटरनेट पे किसी कॉल सेंटर का नंबर सर्च करते हो, किसी कोई और ही नंबर मिलता है, आपको फ़ोन लगाते हो, आपके पैसे अकाउंट से खाली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है करप्शंस, ऑफकोर्स। तो बैंकिंग के अंडर में आज काफ़ी करप्शंस होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको लोन चाहिए, आपका लोन पास नहीं हो रहा, ठीक है, आप बोलोगे किसी स्टाफ को, भाई तू थोड़े पैसे ले ले, मेरा काम करवा दे, ठीक है। एक लोन एक एग्जाम्पल हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है पुअर सर्विस। SBI में जाओगे, कितना बड़ा लाइन होता है, राइट। वहाँ पे आपको अपना पासबुक प्रिंटिंग कराने के लिए आधे घंटे खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। कैश डिपॉजिट के लिए आपको अपना टोकन का वेट करना पड़ेगा। तो ये सब सर्विसेज का प्रॉब्लम है बैंकिंग के अंदर आज भी। लास्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये एक नया चीज़ आया जो पहले नहीं था, कि आज के टाइम पे जो सेक्टर है जो कि बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा ज़्यादा है, लेट्स से किसान को कोई लोन नहीं देता, तो RBI ने बोला कि पहले लोन हम किसान को देंगे, बाकी बात की बात होगी, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर हो गया। एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, पढ़ाई के लिए भी आपको जल्दी लोन मिल जाता है। अगर आपके पास कोई अच्छा डिग्री अगर आपको करना है, डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, आपको लोन मिल जाएगा। तो ये सब नई नई चीज़ें गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, गवर्नमेंट RBI, ठीक है। अच्छा, जो चैलेंजेस है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, इश्यूज़ के बराबर। जैसे कि बैंक का NPA बढ़ गया है, बैंक में करप्शंस हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, ठीक है। जैसे कि पुअर सर्विस है, ठीक है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी एक बहुत बड़ा एक इश्यू है या तो चैलेंज है। हम बोल तो रहे हैं कि सबके पास एक अकाउंट होगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के पास आज भी अकाउंट नहीं है। लोग अकाउंट नहीं खोलना चाहते, रीज़न क्या है, उनको लगता है कि बैंक उनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा मार देगा, तो ये सब भी लोग डरते हैं। तो ये सब चैलेंजेस भी ऑलमोस्ट सेम है, पढ़ लेना जरा आप लोग। यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है हमारा। अब बात करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। 1 मिनट रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 217।